क्या हमें पता है कि देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार किसी साउथ इंडियन खदान में नहीं बल्कि बिहार की जमीन के नीचे दबा है? हाँ, और ये फैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता। राइट। या फिर महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का आलीशान महल पत्थर का नहीं बल्कि सिर्फ लकड़ी का बना था। बिल्कुल। आज हम इन सभी बातों के पीछे का लॉजिक समझेंगे। दोस्तों, आज हम द डीप डाइव यानी एक ऐसी गहरी चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के इतिहास, भूगोल और उसकी इकोनॉमी के हर पहलू को खोलकर रख देगी। हमारे पास बिहार की कंप्लीट प्रोफाइल पर एक बहुत ही डिटेल स्लाइड डेक है। और हमारा मकसद इन स्लाइड्स को स्ट्रिक्टली स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना है, बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। एकदम सही। मैं एक क्यूरियस स्टूडेंट के नजरिए से हर स्लाइड पर सवाल पूछूंगी और हमारे एक्सपर्ट एक टीचर की तरह इन स्लाइड्स को कामली एक्सप्लेन करेंगी, ताकि एग्जाम्स के लिए हमें सॉलिड गाइडेंस मिल सके। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलो, अब पहली स्लाइड देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत ही चमकता हुआ 3D मैप दिख रहा है बिहार का। हाँ, ये मैप तो सच में काफी डिटेल लग रहा है। बिल्कुल। इस स्लाइड की हेडलाइन है बिहार जनरल प्रोफाइल। अगर टेक्स्ट देखें तो राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, जिसे हम बिहार दिवस कहते हैं, और राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर था। एरिया के बारे में भी काफी नंबर्स हैं यहाँ पर। राइट। टोटल एरिया करीब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो देश का 13th सबसे बड़ा स्टेट है। इसका एक्सटेंट नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर्स और ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर्स है। पर एक चीज मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है यहाँ। स्लाइड पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 लिखी है। क्या इसका मतलब बिहार में भीड़ सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में? हाँ, अगर हम 2011 के सेंसस को देखें तो ये देश में फर्स्ट रैंक पर आता है जनसंख्या घनत्व में। वाओ। अच्छा, नीचे एक लाल रंग का क्विज सेक्शन भी है। यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं। पहला कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर 22 मार्च है। और दूसरा कि जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है, जिसका आंसर पहला है। दोस्तों, ये दोनों ही डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, तो इनको अपने नोट्स में पक्का हाईलाइट कर लीजिएगा। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, यहाँ एक 3D क्रिस्टल पिरामिड बना हुआ है। हाँ, और इस पिरामिड में 3 अलग-अलग लेवल्स क्लियर दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये 3 टायर यानी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को दर्शाता है। स्लाइड पर लिखा है कि 73rd अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था और बिहार में BPRA 2006 लागू है। ओके, और यहाँ मेंशन किया गया है कि टोटल 8969 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। हाँ, जिसमें 3 लेवल्स बनाए गए हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और टॉप पर जिला परिषद। एक डाउट है मुझे, इस स्लाइड के टेक्स्ट से यहाँ 2 टर्म्स हैं, मुखिया और पंचायत सचिव। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, मुखिया जो होता है वो गांव का चुना हुआ प्रमुख होता है, जबकि जो सचिव है वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख होता है। अच्छा, समझ गया। और इस स्लाइड के बॉटम में भी एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। Q1 पूछ रहा है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, जिसका आंसर पंचायत सचिव है। और Q2 है BPRA कब लागू हुआ, जो कि 2006 है। दोस्तों, ये प्रशासनिक प्रमुख वाला पॉइंट बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलो, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड पर एक बड़ा सा ट्री बना है, जिसका आधा हिस्सा हरा भरा पेड़ है और आधे हिस्से में भगवान बुद्ध बैठे हैं। हाँ, ये विजुअल तो बहुत ही स्ट्राइकिंग है। फोकस करती है। स्लाइड पर बताया गया है कि महावीर स्वामी, जो 24th तीर्थंकारा थे, उनका जन्म 540 BC में कुंड ग्राम में हुआ था, जो वैशाली में है। और उन्हें ज्ञान कहाँ मिला था? यहाँ रुजुपालिका नदी का नाम है। सही पकड़ा, रुजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान मिला उन्हें। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और 35 साल की उम्र में उन्हें बोध गया में निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान मिला। और यहाँ वैशाली के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक था, जो लिच्छवी द्वारा स्थापित हुआ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्राउड हिस्टोरिकल फैक्ट है। पर मेरा एक डाउट है, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसके आगे लिखा है कि ये 4th जनरेशन का है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि जो ओरिजिनल पेड़ था जिसके नीचे बुद्धा बैठे थे, वो नष्ट हो गया था। तो आज जो पेड़ वहां खड़ा है वो उसी की चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन का पेड़ है। ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था।
वैसे यहाँ भी बॉटम में एक क्विज स्पॉट किया है मैंने। Q1 है महावीर का जन्म कहाँ हुआ, जिसका आंसर कुंडाग्राम है, और Q2 पूछा है कि बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है, और आंसर है चतुर्थ। सभी सुनने वाले ध्यान दें कि ये दोनों सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम्स में। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक 3D अशोका चक्र और एक क्राउन का जिक्र है जो एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है। हाँ, और इसकी हेडलाइन है मगधा एंड मौर्यन एम्पायर। सही। यहाँ बताया गया है कि मगध की शुरुआती राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, और अजातशत्रु जो हरियंका डायनास्टी के थे, उनके टाइम पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, राइट? बिल्कुल। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है, जिनका राजमहल लकड़ी यानी वुड का बना था। हाँ। आगे चलकर अशोका के टाइम पर पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी। वेट एक सेकेंड, चंद्रगुप्त का महल सच में सिर्फ लकड़ी का था? मुझे लगा ऐसे महान सम्राट का महल तो किसी मजबूत पत्थर का होगा। हाँ, इसमें हैरानी होती है, पर उस वक्त पत्थर का काम उतना एडवांस नहीं था। इसीलिए एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ उसके लकड़ी के बेस के एविडेंस मिले हैं। माइंड ब्लोइंग। खैर, यहाँ डैशबोर्ड पर एग्जाम अलर्ट है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ। Q1 प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, आंसर राजगिरी, और Q2 तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई, आंसर पाटलिपुत्र। इन पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, ये क्रोनोलॉजी एग्जाम में बहुत काम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक पुरानी 3D बिल्डिंग या स्तूपा के रूइंस दिख रहे हैं, जो प्राचीन एजुकेशन सेंटर्स को दर्शाते हैं। दिखने से ही समझ आ रहा है कि ये नालंदा के रूइंस हैं। एग्जैक्टली। हेडलाइन है गुप्ता एम्पायर और यूनिवर्सिटीज। टेक्स्ट क्लियर करता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ता द्वारा बनाई गई थी, जहां चाइनीज यात्री ह्यूएन सांग ने 12 साल तक पढ़ाई की थी। और यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। हाँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में पाला शासक धर्मपाला द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा समुद्रगुप्ता की प्रयाग प्रशस्ति से गुप्ता काल की डिटेल मिलती है, ये भी लिखा है। एक सवाल है मेरा यहाँ, ह्यूएन सांग चाइना से आकर यहाँ 12 साल तक क्यों रुका था? इतना लंबा टाइम? क्योंकि उस वक्त नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब था। वहां दुनिया भर से लोग लेटेस्ट डिस्कवरीज पढ़ने आते थे। और Q2 विक्रमशिला के संस्थापक, आंसर धर्मपाल। दोस्तों याद रखना, ये दोनों फाउंडर्स के नाम बहुत बार मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आते हैं। डन। अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक 3D ढाल यानी शील्ड और तलवार बनी हुई है। तो मतलब अब हम मिडिवल बिहार में आ गए हैं। बिल्कुल। यहाँ लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाटा शासक नरसिम्हदेव को हराया था, और उसके बाद इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार शरीफ पर कब्जा किया। और मलिक जानी का भी नाम है यहाँ पर। हाँ, इल्तुतमिश ने कब्जा करने के बाद मलिक जानी को वहां का पहला सूबेदार बनाया था। अगर कर्नाटा वंश की बात करें तो उनका संस्थापक नान्यदेव था, और आखिरी शासक हरि सिंह था, जिनका पतन 1378 में हुआ। एक चीज मुझे क्लियरली समझ नहीं आई, तो तुर्क्स के आने से पहले मिथिला में किसकी पावर थी एग्जैक्टली? अगर आप स्लाइड के बॉटम टेक्स्ट को ध्यान से देखो तो वहां स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया गया है कि वहां कर्नाटा वंश का राज था। अच्छा, अब ठीक है, अब मैं क्विज बताता हूँ। Q1 है कर्नाटा वंश का संस्थापक कौन था, आंसर नैनीदेव। और Q2 इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार कौन था, आंसर मलिक जानी। मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी दोस्तों कि ये मलिक जानी वाला क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स का बहुत फेवरेट है। नोट कर लिया दोस्तों ने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में एक ग्लास बॉटल के अंदर एक पानी का जहाज बना हुआ है, जो समुद्री व्यापार को दिखाता है। हाँ, ये ट्रेड और फॉरेन अराइवल की बात हो रही है यहाँ। सही कहा। हेडलाइन है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, जो हुगली से नाव के जरिए पटना तक पहुंचते थे मसाले और कॉटन ट्रेड करने। उसके बाद डच आए थे, राइट? 1632 लिखा है यहाँ। हाँ, डच ने 1632 में पटना कॉलेज के नॉर्थ पार्ट में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। उनका मेन ट्रेड था सॉल्ट पेट्रे यानी शोरा, शुगर और ओपियम, और आखिर में फ्रेंच कंपनी 1734 में आई थी। मेरा एक डाउट है यहाँ पर, ये सॉल्ट पेट्रे या शोरा क्या होता है जिसका ये लोग इतना बड़ा ट्रेड करते थे? ये जो सॉल्ट पेट्रे है ना, ये असल में गन पाउडर यानी बारूद बनाने के काम आता था। उस जमाने में युद्ध बहुत होते थे, इसलिए इसकी बहुत डिमांड थी। ओह, मेक सेंस। चलिए एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं। Q1 डच फैक्ट्री कब स्थापित हुई, आंसर 1632। और Q2
सबसे पहले कौन आए? आंसर पोर्चुगीज। ये दोनों डेट्स और उनका आने का सीक्वेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको पक्का याद कर लें। बिल्कुल। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ विजुअल डिस्क्राइब कर रही हूं उन्हें। एक सूखी और दरार वाली जमीन पर एक 3D चरखा रखा हुआ है। चरखा मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की बात आएगी। एकदम सही। हेडलाइन फ्रीडम स्ट्रगल ही है। पहला बड़ा जिक्र है सन्यासी विद्रोह का, जो 1760 से 1800 तक चला। ये गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने अकाल और ब्रिटिश क्रूअल्टी के खिलाफ शुरू किया था। या आनंद मठ का भी जिक्र देखा मैंने। हाँ, इस विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब आनंद मठ में किया गया है। दूसरा बड़ा पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। जो महात्मा गांधी जी ने किया था राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर। सही। और ये आंदोलन तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ किया गया था। पर ये तिनकठिया प्रणाली का एग्जैक्टली मतलब क्या था? मैं समझाती हूँ। तिनकठिया का मतलब था कि किसान को अपनी जमीन के हर 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर यानी 3/20 हिस्से पर नील यानी इंडिगो उगाना कंपलसरी था। बड़ा जालिम नियम था ये। चलिए क्विज रीड करता हूं मैं। Q1 है सन्यासी विद्रोह का संप्रदाय कौन सा था? आंसर गिरी। और Q2 आनंद मठ के रचयिता कौन थे? आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इस पोर्शन को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक टोपोग्राफिकल मैप के ग्रिड पर एक 3D कंपास रखा हुआ है। टोपोग्राफी एंड रिलीफ, ये हेडलाइन इसकी। हाँ, यहाँ सीमाएं यानी बॉर्डर्स बताए गए हैं। ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में यूपी है और साउथ में झारखंड है। समुद्र तट से इसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर है और एवरेज हाइट 173 फीट है। और चट्टानों के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ। राइट। टर्शियरी चट्टानें वेस्ट चंपारण के सोमेश्वर रेंज में है, जबकि विंध्यान चट्टानें सोन नदी के नॉर्थ में जैसे रोहतास और कैमूर में मिलती हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मेरा सवाल वही है कि रोहतास में ही सीमेंट इंडस्ट्री क्यों इतनी फेमस है? इसका सीधा कारण यही विंध्यन चट्टानें हैं। इन चट्टानों में लाइमस्टोन बहुत ज्यादा मिलता है, जो सीमेंट बनाने का सबसे जरूरी मटेरियल होता है। अच्छा, इसीलिए वहां इंडस्ट्री सेटअप हुई। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन स्पॉट किए हैं मैंने। Q1 समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर 173 फीट। और Q2 विंध्यन चट्टानें किस जिला में है? आंसर रोहतास। सभी सुनने वाले याद रखें, ये दोनों फैक्ट्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं मैप बेस्ड सेक्शंस में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट 3D क्यूब से अलग अलग दिशाओं में पानी की धाराएं निकल रही हैं। ये तो पक्का रिवर सिस्टम की स्लाइड लग रही है। एकदम सही। यहाँ क्लियरली नदियों के डिटेल्स हैं। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर लंबी है और चौसा, जो बक्सर में है, वहां से एंटर करती है। फिर कोसी नदी का जिक्र है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। सोन और घाघरा नदी भी दी हुई है यहाँ। हाँ, सोन नदी अमरकंटक से निकलकर रोहतास से एंटर करती है और घाघरा की लंबाई सिर्फ 83 किलोमीटर्स है बिहार में। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है बार बार, कोसी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? इसका जवाब ये है कि कोसी अपनी दिशा यानी अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से वहां भयंकर बाढ़ आती है। इसीलिए उसको शोक कहा जाता है। समझ गया मैं। चलिए अब क्विज पढ़ता हूँ। Q1 है बिहार का शोक किसे कहते हैं? आंसर कोसी। और Q2 सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर अमरकंटक। दोस्तों इन दोनों रिवर्स की डिटेल्स रट लीजिए। कोसी और सोन दोनों एग्जाम के एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं। डन। अगली स्लाइड देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें विजुअल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कांच के ग्लोब के अंदर एक हरा भरा जंगल और पानी का झरना बना है। एक टेरेरियम जैसा लग रहा है ये देखने में। हाँ, हेडलाइन है क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड सॉइल। यहाँ बताया है कि डिसिडुअस यानी पर्णपाती वन सोमेश्वर और डुन रेंज में मिलते हैं, जो वेस्ट चंपारण में है। यहाँ 160 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और मेन पेड़ साल और शीशम है। यहाँ सवेना टाइप वेजिटेशन भी दिखती है। और तराई वन के बारे में क्या डिटेल्स है? तराई वन इंडो नेपाल बॉर्डर पर जैसे पूर्णिया और किशनगंज के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। एक सेकंड, ये जो तराई वाले इलाके हैं
ये दलदली यानी स्वम्पी क्यों होते हैं? एक्चुअली नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से जो पानी तेजी से आता है वो इन बॉर्डर एरियाज के फ्लैट मैदान में आकर कंप्लीटली ठहर जाता है। वही रुका हुआ पानी इस एरिया को दलदली बना देता है। ओह, इसलिए। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं दोस्तों। Q1 है तराई वन कहाँ है? आंसर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र। और Q2 पश्चिमी चंपारण के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? आंसर साल और शीशम। दोस्तों, मैं मार्क करवाना चाहूंगी कि यहाँ पेड़ों के नाम और फॉरेस्ट की लोकेशन बहुत ध्यान से नोट करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर सुनहरी गेहूं और हरे धान की बालियां एक क्रॉस पैटर्न में रखी हुई हैं। खेती की बात हो रही है, यानी एग्रीकल्चर एंड क्रॉप सीजन्स। बिल्कुल। यहाँ 3 अलग फसलों का मेंशन है। पहला खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, जिसमें धान और मक्का आता है। दूसरा राबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जैसे गेहूं, जौ और चना। और तीसरी फसल का कैटेगरी क्या है? तीसरी है अघानी फसल जो स्पेशली बारिश के मौसम में बोई जाती है। इसकी मेन फसल भी धान ही होती है, जो दरभंगा और मधुबनी आदि जिलों में बहुत मात्रा में होती है। वेट अ मिनट, खरीफ और अघानी दोनों में धान उगाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? फर्क इसेंशियली बुआई के टाइम का और एरिया का है। अघनी एक ट्रेडिशनल टाइमलाइन है जो स्पेसिफिकली मिथिलांचल के रीजन्स में एक तय वक्त के हिसाब से फॉलो की जाती है। अच्छा, अब क्लियर हो गया ये। दोस्तों, यहाँ क्विज डैशबोर्ड पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। Q1 पूछा है रबी फसल कौन सी है और आंसर है गेहूं। Q2 है खरीफ बुआई का महीना, आंसर जून जुलाई। इन बुआई के महीनों पर स्पेशली ध्यान देना दोस्तों, बच्चे अक्सर सीजन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स पर शायद। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल में एक चमकता हुआ ग्लोइंग सोने का और क्रिस्टल का पत्थर दिख रहा है। सही गेस किया है ने। मिनरल्स की बात आने वाली है। सही। हेडलाइन है मिनरल रिसोर्सेज। टेक्स्ट बताता है कि पूरे भारत में सिर्फ बिहार में ही पायराइट का उचित भंडार मिलता है, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा जमुई के करमाटिया या सोनो क्षेत्र में गोल्ड यानी सोने का बहुत बड़ा भंडार है। कुछ और मिनरल्स के नाम भी हैं यहाँ? हाँ, भागलपुर में चाइना क्ले और मुंगेर में स्लेट भी काफी मिलता है इस स्लाइड के हिसाब से। एक मिनट, मैं सच में थोड़ा शॉक्ड हूँ। बिहार में इतना सोना दबे होने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। जमुई का जो ये गोल्ड रिजर्व है वो देश के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स में गिना जाता है ऑफिशियली। ये सच में माइंड ब्लोइंग फैक्ट है दोस्तों। चलिए क्विज रीड करते हैं। एग्जाम अलर्ट। Q1 पायराइट भंडार कहाँ है? आंसर बिहार के रोहतास में। और Q2 गोल्ड का भंडार कहाँ है? आंसर जमुई। दोस्तों, मैं स्ट्रांगली कहूंगी कि इन दोनों लोकेशंस को अभी अपने नोट्स में बड़ा बड़ा लिख लें, ये आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर 2 टेराकोटा स्टाइल के मास्क्स बने हैं। एक मेल फेस है और एक फीमेल फेस, जो बेसिकली नाटक या ड्रामा को दर्शाते हैं। हाँ, कल्चर और फोक ड्रामा के बारे में है। एग्जैक्टली। यहाँ 3 मेन फोक ड्रामास दिए गए हैं। पहला है विदेसिया, जिसकी शुरुआत भिखारी ठाकुर ने की थी, और इसमें कंप्लीटली मेल आर्टिस्ट ही फीमेल रोल्स भी प्ले करते हैं। दूसरा फॉर्म कौन सा है? दूसरा है समा चाकेवा। ये मेनली भाई बहन का नाटक होता है, जिसमें मिट्टी के आइडल्स यानी पत्र यूज होते हैं। और तीसरा है जाट जातिन, जो एक मैरिड कपल की नोकझोंक को दिखाता है। मजे की बात है, जाट जातिन में डायरेक्टली एक मैरिड कपल की नोकझोंक दिखाते हैं। क्या ये आज भी होता है गाँव में? हाँ, बिल्कुल। रूरल एरियाज में ये आज भी एक बहुत पॉपुलर कल्चरल एक्सप्रेशन है जो लोग रेगुलरली एंजॉय करते हैं। बड़ा रिलेटेबल और फन लग रहा है। दोस्तों, क्विज बोर्ड पर आते हैं। Q1 विदेसिया प्रारंभकर्ता कौन थे? आंसर भिखारी ठाकुर। और Q2 समा चाकेवा का मुख्य रूप क्या है? आंसर भाई बहन। फोक कल्चर से कैरेक्टर्स और स्टार्टर्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नोटेड। चलिए अगली स्लाइड पर चलें। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड के ठीक बीच में अशोक स्तंभ यानी लायन कैपिटल का एक 3D मॉडल रखा हुआ है। एंशिएंट आर्किटेक्चर यानी पुरानी इमारतों पर आ गए हम। हाँ, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि मौर्यन मूर्तिकला मोनोलिथिक यानी एकाश्म पत्थर से बनती थी और इन पर एक चमकदार पॉलिश या ओक का प्रयोग होता था। दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और मेटलर्जी के बारे में क्या स्टेटस था उस वक्त? वही पॉइंट आगे है। इस टाइम क्ले और स्टोन स्टैचूज तो बहुत मिले, पर धातु यानी मेटल की कोई मूर्ति नहीं मिली थी।
मुझे इस बात पर काफी हैरानी हो रही है। उन लोगों ने पत्थर पर इतनी चमकदार पॉलिश कैसे की होगी उस एंशिएंट टाइम में? ये पॉलिश टेक्निक तो इतिहासकारों के लिए आज भी एक अचंभा है। इसको रिप्रोड्यूस करना काफी मुश्किल माना जाता है। अमेजिंग लोग थे पहले के। चलिए दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चंस पर ध्यान दें। Q1, यक्षिणी की मूर्ति किस काल की है? आंसर मौर्य काल। और Q2, चमकदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? आंसर मौर्य काल। दोस्तों, इन दोनों फीचर्स को स्पेसिफिकली मौर्य काल के साथ ही मार्क करना एग्जाम में। अब लगता है हम आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में गोल्डन गियर्स बने हैं और एक ग्रोथ एरो यानी ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, आखिरी स्लाइड इकोनॉमी और स्पेशल स्टेटस पर है। बिल्कुल। यहाँ क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन राज्यों को मिलता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो या लगातार बाढ़ और सूखा आता हो। और इसमें गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का क्या रोल बताया है? गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के तहत सेंटर से 90% अनुदान यानी ग्रांट और सिर्फ 10% लोन मिलता है ऐसे राज्यों को। ये बहुत बड़ी रिलीफ होती है। इसके आगे इकोनॉमी का एक पॉइंट है कि बिहार सरकार ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया है। मेरा सवाल है कि सिर्फ मखाना के लिए अलग से एक पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों? क्योंकि बिहार पूरी दुनिया भर में मखाना का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए ये कैश क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। समझ गया मैं। दोस्तों, ये हमारा फाइनल क्विज है आज का। Q1, स्पेशल स्टेटस में अनुदान राशि कितनी होती है? आंसर 90%। और Q2, मखाना शोध संस्थान कहाँ है? आंसर दरभंगा। दोस्तों, याद रखें कि ये ग्रांट परसेंटेज और लोकेशन दोनों याद रखना जरूरी है। और इसी के साथ हमने सारी स्लाइड्स को सक्सेसफुली डिकोड कर लिया है। आज